अच्छा, चैप्टर नंबर 2 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक है। इसको हम आज देखते हैं कि इसमें पेज नंबर मेरे पास जो बुक है वो 116 है। स्पेसिफिक रिलीफ, जैसा कि इसके नाम से ही एक बात क्लियर हो जाती है। स्पेसिफिक मीन मखसूस, रिलीफ मीन दादरसी, कि आप अदालत में जाकर कहते हैं कि जनाब मुझे ये दादरसी दरकार है। आप अदालत को ऑप्शन नहीं देते, आप अदालत को ये नहीं कहते कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मेरा अदाला करें। आप कहते हैं कि जनाब मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और मुझे ये रिलीफ चाहिए, मुझे मेरा कब्ज़ा चाहिए, मुझे वो डॉक्यूमेंट जो गलत है दूसरे बंदे के पास उसको कैंसिल करने के बारे में दादरसी चाहिए। मुझे जनाब उस बंदे ने मेरे साथ स्टाम्प किया है, वायदा किया, कंट्रैक्ट किया, वो मुनहरफ हो गया, ब्रीच कर गया, उसको मुकम्मल करने की दादरसी चाहिए। ये है स्पेसिफिक रिलीफ। यह अदालत को आपने मखसूस तौर पर बता दिया कि जब भी आप कोई दावा दायर करते हैं, सूट जिसे हम कहते हैं, अदालत में मखसूस तौर पर ये बताते हैं कि मैं अदालत में ये रेमडी लेने के लिए आया हूँ, ये दादरसी मुझे दरकार। अगर आप अदालत को कह देते हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, इसका अदाला किया जाए, तो फिर अदालत की मर्ज़ी है, फिर हम उसको स्पेसिफिक रिलीफ नहीं कहेंगे, वो जनरल रेमडी है। कोर्ट आपको कुछ भी दवा दे, कोर्ट आपको पैसे दवा दे, मुआवजा दवा दे, ये कोर्ट की ऑप्शन मौजूद होती है। लेकिन इस सूरत स्पेसिफिक रिलीफ में आप मखसूस दादरसी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले पेज जो, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बताया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, चैप्टर नंबर 2 निकला है। इनके पास बुक है, देख ले पेज नंबर कौन सा है। मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर 116 है। इसमें इंट्रोडक्शन है। सब्सटेंटिव लॉ जनरली प्रोवाइड रेमडीज, जो असली कानून होता है वो रेमडीज प्रोवाइड करता है। आप पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ते हैं उसमें कोई रेमडी नहीं, लॉ ऑफ कंट्रैक्ट पढ़ते हैं उसमें कोई रेमडी नहीं, वो प्रोसीजरल लॉ नहीं है, वो सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसका जो होता है ज़ाब्ताकार वो बताता है। जबकि सब्सटेंटिव लॉ जो असली लॉ, हकीकी लॉ होता है, वो आपको दादरसी बताएगा कि आपके साथ जुल्म हुआ है तो आपने क्या करना। किसी ने आपके राइट की वायलेशन किया तो आपने कहाँ जाना है और वहाँ पर किस चीज़ का दावा दायर करना है। फॉर इंस्टेंस लॉ ऑफ कंट्रैक्ट प्रोवाइड रेमडीज ऑफ डैमेजेस। लॉ ऑफ कंट्रैक्ट में डैमेजेस की रेमडी मौजूद है। आपके साथ किसी ने कंट्रैक्ट किया, कंट्रैक्ट की वायलेशन करता है तो आप उससे हर जाना तलब कर सकते हैं फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। आल्सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज ए प्रोसीजरल लॉ। ये जो मौजूदा लॉ जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रोसीजरल लॉ है, इसमें कह रहा है कि ज़ाब्ताकार मौजूद है। येट इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ जस्टिस। ये इंसाफ के असूलों के मुताबिक है, क्योंकि ये इंसाफ नहीं है कि एक बंदा आपके साथ कंट्रैक्ट करके ब्रीच कर देता है और जज साहब आपको कहते हैं आपके पैसे वापस दिलवा दिए जाते हैं, मामला रफा था। ये नेचुरल लॉ नहीं कि आपको आपके पैसे, आपके तमाम ख्वाब चकनाचूर। जबकि ये जो लॉ है ये इसमें बकायदा उसमें रूल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, गुड कंसाइंस अच्छे ज़मीर की आगाही। Therefore it provide various kind of specific relief। ये जो लॉ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये मुख्तलिफ किस्म की काइंड बताता है किसकी, स्पेसिफिक रिलीफ की, कि कौन कौन से रिलीफ आप कोर्ट से मांग सकते हैं, कोर्ट से क्या आप दावा दायर करके मांग सकते हैं। इक्विटेबल रेमडी बताता है कि बराबरी की बिना पर रेमडी, दोनों फ्रीकन जाएंगे, दोनों की बात सुनी जाएगी। किसके बारे में, अगेंस्ट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। जब भी आपके लीगल राइट, इलीगल की बात नहीं है, राइट का लफ्ज़ जब भी बोला जाता है उसके साथ लीगल का लफ्ज़ ऑटोमेटिक होता है जब तक इलीगल का लफ्ज़ साथ ना हो। राइट की खिलाफवर्जी की सूरत में आपको रिलीफ मिलेगा। इट विल बी फेयर टू मेंशन यार, यहाँ ये कहना जायज़ होगा डैट ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये जो लॉ है इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है, इज़ टू अश्योर, आपको यकीन दिलाए दैट देयर मस्ट बी ए रेमडी, कि आपके पास अदाला या चारा जो ही मौजूद है, व्हेन देयर इज़ ए रॉन्ग, जब आपका नुकसान। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कई फंडामेंटल राइट देता है।
हमें तलीम हासिल करने का हक़ देता है, हमें जायदाद रखने का हक़ देता है, हमें स्पीच करने का, हमें रिलीजियस मजहबी रिलीजियस इंडिपेंडेंस का हक़ देता है। फंडामेंटल राइट कई कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। अगर उन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ मौजूद ना हो तो उस राइट का कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ राइट होगा वहाँ ड्यूटी होगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। एक बंदे का राइट होता है, दूसरे का फ़र्ज़ होता है उसकी राइट में वायलेशन ना करे, उसमें इंटरफेयरिंग ना करे। अगर राइट मौजूद हो, ड्यूटी ना हो तो ऐसे राइट का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर ड्यूटी मौजूद हो, राइट मौजूद हो ना, ऐसी ड्यूटी का कोई फ़ायदा। एक बंदे का राइट, दूसरे की ड्यूटी। अब पॉइंट नंबर 2 के ऊपर डेफिनेशन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। क्या डेफिनेशन है स्पेसिफिक रिलीफ और इक्विटेबल रेमडी? ये जो स्पेसिफिक खास दादरसी है कैन बी डिफाइंड एज ए रिलीफ, कि ये एक दादरसी है, एक अजाला है, चारा जो है थ्रू विच, जिसके ज़रिए पार्टी इज़ कपल्ड, एक पार्टी को मजबूर किया जाता है टू डू सम एक्ट, कि आप कोई फेल करें। और इज़ रेफ्रेन, रेफ्रेन कहते हैं बाज रहना, फ्रॉम डूइंग सेवन, या कोई काम करें या किसी काम से बाज रहें। ज़ाहिर है जनाब, जब आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर कहेंगे कि जनाब जज ने पूछना है किधर आए हैं, जनाब ये दावा है मेरा, क्या दावा है, मुझे ये फलां शख्स ने मेरी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा कर लिया, मुझे कब्ज़ा लेके दे, तो ज़ाहिर है जज साहब आपकी बात सुन के फिर इक्विटेबल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए उसको भी हक देंगे भी तुम भी अपनी बात सुनो। ये है इक्विटेबल। उससे पूछकर जब आप साबित कर देंगे कि वाकया ही जनाब इसने नजायज़ कब्जा किया, तो जज साहब उसको कपल्ड करेंगे, मजबूर करेंगे टू डू सम एक्ट, क्या आप ये फेल करें, क्या करें, रिटर्न द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू दैट पर्सन, इस शख्स को आप ये कब्जा वापस करें, बिकॉज ही इज़ इंटाइटल, क्योंकि ये हकदार ये है। या दूसरा क्या है, रेफ्रेन, बाज रखना। आप स्टे लेते हैं, आपने देखा है लोग स्टे लेकर दूसरी पार्टी को रोक देते हैं, वो उसमें इंटरफेयरिंग ना, वो इसमें आ जाता है। आप कोर्ट में गए, आपने कहा जनाब मैं मालिक काबज़ हूँ, मकान मेरे पास है, फलां शख्स कल बात कर रहा था किसी से कि मैंने इसके मकान पर कब्ज़ा कर लिया। इससे पहले वो कब्ज़ा करे जनाब मुझे स्टे दें कि वो मेरे मकान पर कब्ज़ा ना करें, तो जज साहब स्टे देते हुए आपको रेमडी देंगे, रेफ्रेन दैट पर्सन, उस शख्स को रोकेंगे नॉट टू डू सच एक्ट, कि वो फलां काम ना करे, बस उसको बात करना रखेंगे, उसको मना कर देंगे। अब इसकी एग्जांपल 2 इसमें दी गई हैं, इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। इंजंक्शन जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, इसमें हमें स्टे मिलता है, इसे हम हुक्म इम्तनाई कहते हैं। हुक्म मीन ऑर्डर, इम्तना मीन रोकना, कि किसी शख्स को कोई काम करने से रोक दिया जाता। आपने कोर्ट में, अब इसमें एग्जांपल दी गई है, व्हेन बशीर इज़ फोर्सिबली, जब बशीर ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्टिंग तमीर कर रहा है, ये रूम एक कमरा इन अहमद लैंड, किसकी लैंड, अहमद की, अहमद के रकबे पर, विदाउट अहमद कंसेंट, अहमद की मर्जी के बगैर वो उसके ऊपर मकान करना शुरू कर देता कमरा। अब अहमद क्या करेगा, अहमद कैन फाइल ए सूट ऑफ इंजंक्शन, सूट कहते हैं दावे को, दावा जो दायर हम करते हैं उसको सूट कहते हैं। अहमद दावा दायर करेगा किस बात का, इंजेक्शन। जज साहब से कह देगा कि मुझे इंजेक्शन चाहिए, जब उसने स्पेशल तौर पर इंजेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हम इससे यही मुराद लेंगे कि डैट इज़ स्पेसिफिक रिलीफ, कि वो अदालत में मखसूस चारा जो ही मांग रहा है। ये नहीं जज साहब को कह रहा कि ये जुल्म हो रहा है, मेरे साथ कोई इंसाफ करे, किस किस्म का इंसाफ करे, नहीं, कह रहा है कि मुझे ये इंसाफ चाहिए, ये वाला। तो ये स्पेसिफिक रिलीफ है। किसके खिलाफ, अगेंस्ट बशीर के खिलाफ, क्योंकि बशीर ज़बरदस्ती कब्जा करके मकान तमीर कर रहा है। एंड कोर्ट, और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कैन प्रिवेंट, प्रिवेंट कहते हैं रोकना, बशीर को रोकेगी फ्रॉम सच कंस्ट्रक्शन कि आप ऐसी कोई तमीर ना करें। इन दिस केस, अब इस केस में ये जो अभी हमने डिस्कस किया है बशीर और अहमद वाला, रिलीफ दादरसी चारा जोई विच इज़ प्रोवाइडेड अगेंस्ट बशीर, वो दादरसी, वो चारा जोई, वो दाला जो बशीर के ख़िलाफ़ जज साहब ने अनाउंस किया, इस इंजेक्शन, उसको हम इंजेक्शन करेंगे कि जज साहब उसको हुक्म देंगे किसका, इम्तना का, कि आप रुक जाओ, ये काम ना करो, आप मना उसको कर देंगे, बाज रहो।
और ये विच इज़ अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक डिफेक्ट, और ये जो इंजेक्शन है ये स्पेसिफिक डिफेक्ट की काइंड है।